उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है और पढ़ाई भी आपकी जोरों शोरों पर होगी। चलिए बेटा, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो चैप्टर हमारा 1 चल रहा था, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सर हमने देखा था इसका ऑब्जेक्ट और इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी, हमने ऑब्जेक्ट देख लिया था सर, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ बेटा आगे हम आज अपना बढ़ाते हैं अपना चैप्टर। पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्या सर? ओ सर, हाँ जी बेटा, ध्यान से। सबसे पहले बेटा हमने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? काउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको? ट्रांजैक्शन और इवेंट को, और उस पर क्या करना? अपना रिजल्ट देना। यानी कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं सर? जर्नल में। अभी आगे देखेंगे जर्नल क्या होता है। फिर उसका रिकॉर्ड करने का उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब सारी जर्नल एंट्री को छांट कर एक पार्टिकुलर अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, फिर उसको करते हैं हम समराइज। समराइज मतलब सारे बैलेंस को एक साथ दिखाना। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं बेटा समराइज। सर किसका? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का। जैसे यहाँ पे हमने देखा हुआ, ये बेटा हम कल देख चुके थे। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। हमने बेटा नेक्स्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था किसका सर? अकाउंटिंग का। कि सर अकाउंटिंग क्या है ये देखा था, और अकाउंटिंग का यूज कौन कौन लोग करते हैं ये भी हम देख चुके थे। और उसमें हमने डेफिनेशन पार्ट देख लिया था और उसका कुछ ऑब्जेक्ट देख लिया था। आज बेटा जी हम चलने वाले हैं आगे। आगे सर क्या देखने वाले हैं? आगे बेटा अगला टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए सर आप हमें आगे लेके चलिए। देखिए हमने डेफिनेशन पार्ट देख लिया था, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? अकाउंटिंग का हम देख चुके थे। रिकॉर्डिंग, किसको? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो सर उसको रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर लो। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन, ये बेटा हम देख चुके थे। हम एक बार रीकैप आपको करा दें। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, ये भी देख चुके थे। कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ये भी हम देख चुके थे। आज बेटा बात करते हैं आगे। आज का जो हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो बेटा यहाँ से स्टार्ट होनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक कह लो या एट्रीब्यूट्स कह लो। ठीक है, इसकी क्या खासियत है बेटा? बहुत आसान है, आप पहले ही कर चुके हो। ऑब्जेक्ट में कहें या फिर प्रोसेस में कहें, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस में? सर सबसे पहले था ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो कि सर वो बिजनेस की है या फिर अदर है। अगर बिजनेस की है तो सर उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन उसको मेजर, उसको मनी में क्या होना चाहिए? उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड के बाद आप क्लासीफाई कर लो। क्लासीफाई के बाद समराइज कर लो। समराइज करने के बाद आप क्या करोगे? अपने फाइनल अकाउंट बनाओगे। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करोगे बेटा? एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। किसको? जो उसके यूजर्स हैं। तो बेटा ये हम देख चुके थे। ठीक है, ये हम सारा कुछ देख चुके थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट। देखो बहुत ही आसान है, सेम वही बात लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है जी, सर कुछ मिलता जुलता नहीं है? हाँ बेटा मिलता जुलता है। ये सारी चीजें एक ही तरफ घूम रही हैं, किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के। कि भैया एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता, तो उसी के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सर किसका? आइडेंटिफिकेशन का मतलब मैंने यहाँ पर बताया, अगर मैं कोई भी सेल परचेज करता हूँ, कोई भी बेटा सेल परचेज करता हूँ, क्या वो बिजनेस की है? अगर है तो उसको रिकॉर्ड करो। कोई भी रिसिप्ट अगर मिली है, बिजनेस की है? हाँ सर। कोई भी कैश मेमो या कोई भी मेमो आपको इनवॉइस मिला है, अगर वो बिजनेस का है तो सर आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला था मेजरिंग। सर ये तो कुछ बातें अकाउंटिंग प्रोसेस में भी थी, तो आंसर इज यस, बिल्कुल प्रोसेस में थी। बेटा हम खासियत ही तो पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ही तो पढ़ रहे हैं, किसके? अकाउंटिंग के। तो मेजरिंग, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ये कोई बेटा नई चीज नहीं है, सेम वही चीज रिपीट हो रही है। उसके बाद रिकॉर्डिंग,
अगर ये है बिजनेस का और मॉनेटरी फॉर्म में भी आ गया तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। जर्नल का मतलब सर जिस तरीके से आप कुछ भी चीज बुक्स में लिखते हैं, जैसे अगर बात करें किसी को बोला जाए भैया हिंदी में लिखो, तो वो लिखेगा भैया मैंने उसको राम को माल बेचा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वो लिखेगा कि भैया हमने उसको गुड सेल किए, ठीक है। अगर उसको बोला जाए कि भैया अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में लिखो, तो वो क्या करेगा बेटा, वो जर्नल एंट्री पास करेगा। उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास होती है। रिकॉर्डिंग होगी या तो सब्सिडरी में होगी या जर्नल प्रॉपर में होगी। सर सब्सिडरी का भी मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आगे बेटा सारे टॉपिक आने वाले हैं। एक इंडिविजुअल चैप्टर है इन पर, जर्नल एंट्री का अलग चैप्टर है, सब्सिडरी का अलग चैप्टर है, ठीक है। तो सब्सिडरी में फिलहाल ये समझ लो कि बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो लार्ज स्केल पर होती हैं, जैसे कि सेल, परचेज, ठीक है। तो उनको कैश, उनको हम क्या करेंगे, एक अलग से स्पेशल बुक बना देते हैं जिसको हम सब्सिडरी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, वहां पर इनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा अगला आइटम थी हमारी क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब सारी चीजों को छांटना। जैसे कि सर एक बार आप बताओ, क्लासीफाई का मतलब मैंने यहां बताया था ना कि सारी सेल वाली आइटम को एक ही जगह लिख लो, सेल 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 सेल, जिसको आप कहते हो लेजर। अगर आप परचेज बना रहे हो तो सर परचेज 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 परचेज, ठीक है जी। तो वो ये प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, सीधे लेजर की बात कर रहा है, ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर बुक्स, ठीक है जी। तो लेजर की बात यहां पर हो रही है, लेजर की बेटा बात यहां पर हो रही है कि भैया यहां पर हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे लेजर में, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखो फिर वही चीज रिपीट हो रही है। बेटा मेरे पास पढ़ाने के लिए क्या है, मैं क्या बताऊं, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि बेटा इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, एक बार समझ लो और बार बार उसको करते रहो। यहां पर है बेटा जी समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है ट्रायल बैलेंस, कि सारे बैलेंस एक तरफ लिख दो। जैसे हम स्कूल में प्रेयर करते थे तो पूरी लाइन बनी होती थी ना, 11th वालों की अलग, 12th वालों की अलग, 7th वालों की अलग, 10th वालों की अलग, 9th वालों की अलग। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी बेटा कुछ बैलेंसेस निकल आते हैं, जिसका डेबिट और क्रेडिट, अभी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पता, आगे देखेंगे। बस अभी के लिए मान लो कि भैया सेम टाइप का जो बैलेंस होता है उनको हम एक जगह लाके समराइज कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इनको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई आपके बिजनेस में कितनी एसेट हुई, कितनी लायबिलिटी हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी सेल हुई, ठीक है। तो वो सारी चीज हम क्या करते हैं बेटा जी, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर उसके बाद कहता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करेंगे बेटा, सब कुछ बताने के बाद कम्युनिकेट करेंगे अपने यूजर्स को। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन यूजर्स होते हैं, तो हम कम्युनिकेट करेंगे हमारे यूजर्स को जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, कि भैया वो ताकि वो डिसीजन ले सकें, ठीक है जी। तो बेटा जी ये हमारा टॉपिक, ये भी बेटा खत्म हो गया टॉपिक। हमने यहाँ पर देख लिया कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। ये इसकी क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की। तो चलिए एक अगला टॉपिक, एक और टॉपिक उठा लेते हैं बेटा। आज की डेट में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था। देखो किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट में तो वो यही बताएगा ना कि भाई हमारे एडवांटेज क्या है, हमारे डिसएडवांटेज क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देख लिया था। उसके बाद देखो जी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देता है तो यहीं से देता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग की बात करेंगे और अकाउंटिंग की बात करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है ये आप पहले से जानते हो। देखो मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पे लेके चलता हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस पे बेटा मैं आपको लेके चलता हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस कहां है हमारा, ये रहा। अकाउंटिंग प्रोसेस में देखो आप क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, रिकॉर्डिंग हुई, और क्या हुई यहाँ। अगर मैं यहां पर इस तरीके से अगर मैं कर दूं उसको, ये लीजिए थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है। ये अगर मैं बेटा इसको इस तरीके से कर दूं
तो इतना जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है चीजों को रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। और अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो इसके आगे का पार्ट जो है ये बेटा काउंटिंग का पार्ट कहलाता है, ठीक है जी। तो अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बेटा यहां से हमारी बुक कीपिंग स्टार्ट होती है और सब बुक कीपिंग खत्म कहां पे होती है, क्लासीफाई तक, ठीक है जी। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं डायग्राम से आपको समझ पा रहा हूं। तो बेटा जी इस दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस डिफाइन करने के, भैया इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने डिफरेंस के साथ कि सर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो बेटा यहां देखिए सबसे पहला क्या है, वही बात यहां पे लिखी हुई है, कह रहा कंसर्न सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, पहले ही देख चुके हैं, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, ठीक है जी। इसके आगे का काम जो पार्ट होता है वो काउंटिंग का पार्ट होता है, समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना और कम्युनिकेट करना रिजल्ट किसको, यूजर्स को। तो यानी कि अगर हम बात करें, सर किसकी बात करनी है, अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग में, अगर मैं ये चीजें जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी बेटा, अकाउंटिंग बन जाएगी, ठीक है जी। आई होप, मेरे को नहीं लगता कि यहां पर आपको दिक्कत है, सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था, मैंने बताया था ना कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, पहले बुक कीपिंग हो, उसके बाद क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ और ये करता है सीनियर स्टाफ। सर ऐसे ना बात समझ में नहीं आ रही, आपने एग्जांपल देके बताओ। तो बेटा इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं, इसको मैं डॉक्टर कह सकता हूं और इसको मैं कंपाउंडर कह सकता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कंपाउंडर। कंपाउंडर क्या होता है, और डॉक्टर बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर के पास बेटा स्पेशल स्किल्स होती हैं, उसके बाद नॉलेज होती है, उसके बाद डिग्री होती है। जबकि कंपाउंडर के पास क्या होता है, वो डे टू डे जो वर्क करता है, जैसे कि छोटा मोटा काम जो होता है, जैसे कि ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, वो डॉक्टर कर लेता है। ठीक उसी तरह से इसका कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ सीए से और इसका कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ क्लर्क से, ठीक है जी। ये लीजिए, इसको मैं बेटा कह सकता हूँ क्लर्क से, इसकी जो मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर सकता हूँ क्लर्क से कर सकता हूँ, जबकि इसको सीए से कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी स्टेज कौन करता है, रिकॉर्डिंग, हमारा क्लर्क कर सकता है, जबकि यहाँ सेकेंडरी स्टेज पर क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग करने के बाद का पार्ट है। ये परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ का मतलब इसमें कोई स्किल नहीं लगनी है, डेली रूटीन नेचर का वर्क है, कोई भी कर सकता है। जबकि ये करता है काउंटिंग सीनियर स्टाफ, क्योंकि इसके लिए एनालिटिकल और डिग्री की जरूरत होती है। उसके बाद बेटा यहाँ पर लिखा हुआ नेचर ऑफ जॉब, क्लरिकल एंड रूटीन नेचर, यानी जो डेली वर्क के काम है, जो डेली वर्क के काम है वो यहाँ पर हम करते हैं। मतलब कौन करता है, क्लर्क करता है, जिसमें हम बुक कीपिंग के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग की बात करें तो एनालिटिकल और डायनामिक नेचर है। एनालिटिकल का मतलब यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये कहता है ये बेसिक फॉर अकाउंटिंग है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। एग्जामिनर इन जनरल यही पूछता है एग्जाम में। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा, वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर की यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, ये क्या होता है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है जी। तो बेटा ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत हुई, क्योंकि बेटा ये थ्योरी है और थ्योरी तो ऐसी ही होती है साहब। इसको आप क्या करोगे, बार बार लगातार देखोगे तो आपको ये चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो चलिए बेटा एक और टॉपिक हम उठाते हैं, यहां से हमने अब तक देख लिया है सर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग देख लिया। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो कहता है एडवांटेजेस। एडवांटेज कई बार पूछ लेता है, एडवांटेजेस बता दो, फायदे बता दो सर अकाउंटिंग के क्या फायदे। मैं आपसे पूछता हूं बिना पढ़े अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं। देखो आप डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो अकाउंटिंग में, कह रहा हूं कि क्यों जरूरी है अकाउंटिंग। तो यहां पर वही चीज लिखी, कहता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट
किसके लिए? बिजनेस के लिए। कि भैया बिजनेस के लिए हेल्प करती है, किसके लिए? प्लानिंग करने के लिए। बिजनेस कैसे प्लानिंग कर सकता है? भाई बिजनेस प्लानिंग कर सकता है अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, और प्रॉफिट में नहीं जा रहा है तो ठीक है, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर बात है प्लानिंग की। हम प्लानिंग कर सकते हैं कि भैया अगर मान लो लॉस भी हो रहा है तो भैया ऐसा कौन सा एक्सपेंस कर दिया जो हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो गया या सेल हमारी कम हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई ब्रांच खोलनी है, अगर आपकी पहली ब्रांच प्रॉफिट में जाएगी तभी तो आप सोचोगे कि आप दूसरी ब्रांच खोल पाओ, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें डिसीजन मेकिंग। ऑन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि प्राइस आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप प्राइस ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते और कम भी नहीं कर सकते। कम करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपका कंपटीटर आपसे आगे निकल जाएगा। यानी कि आपको प्राइस उसी के हिसाब से रखना, उसको बोलते हैं बेटा कंट्रोलिंग, ठीक है जी। प्राइस की बात होती है, तो ये हेल्प करती है इन तीनों चीजों में। उसके बाद कहता है प्रोवाइड कंप्लीटली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये तो हम स्टार्टिंग से ही कहते हुए आ रहे हैं कि भैया आप अगर अकाउंटिंग करते हो तो आपके पास डेटा रहेगा हर साल का, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब इन जनरल अकाउंटिंग सिस्टमेटिक तरीके से आपका क्या रहेगा? डेटा रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए जी, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी हो गया। इंफॉर्मेशन मिलती है कहां? किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन सर हमें मिलती है, ठीक है जी। जैसे कि यहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके बाद अब देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे कितने एक्सपेंस हैं उसको आप समराइज वे में भी देख सकते हो, डिटेल में भी देख सकते हो, उसमें आप इनकम भी देख सकते हो, यस और नो। और उसके बाद कहता है इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन? रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, साउंड है या वीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली बात है एसेट आपकी अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उस प्रॉफिट को आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज करोगे। तो उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगती है कि हमारी एसेट क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है। अभी आपको शायद एसेट लायबिलिटी के बारे में ना पता चले, जब एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वहां बेटा इसकी हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे को एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। इंफॉर्मेशन देता है कहाँ, किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग। उसके बाद कहता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स लायबिलिटी, सर गवर्नमेंट को हमारे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना? भाई क्यों लेना देना नहीं है भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स लेती है ना, और टैक्स किस पर लेगी? आपके प्रॉफिट पर। भाई आप कमा रहे हो, गवर्नमेंट कहती है हमारा हिस्सा भी तो हमें दो। तो अगर आपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा हुआ है, सिस्टमेटिक अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो भैया प्रॉफिट निकलेगा, और उस प्रॉफिट पर ही गवर्नमेंट कहती है आपने कमा लिया, हमारे को हमारा हिस्सा भी दे दो। तो वो जो अकाउंट्स से जो प्रॉफिट आता है उससे क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में इजीनेस हो जाती है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया तो आप उस प्रॉफिट पर क्या देते हो बेटा? टैक्स देते हो। तो कहता है हेल्प करता है असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद कहता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। मेरी बात समझना, अकाउंट्स कहते हैं देखो मैं हूं, मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, मुझे कार खरीदनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? लोन लूंगा, ईएमआई पे मैं अपनी कार खरीदूंगा। तो मैं यहां पर कार खरीदता हूं तो बैंक वाले कहते हैं भैया एक काम करो नागेंद्र जी, सबसे पहले आप अपनी क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट ले आओ। मैं कहा सर बैंक स्टेटमेंट क्यों? भैया वो उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे कि भैया इस बंदे के अकाउंट में इतना पैसा आता भी है नहीं, ये आ गया एक कार लेने। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब वो ये चेक करना चाहते हैं कि भैया मेरे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, बैंक से कितना लेना देना है, क्या ये ईएमआई पे करने के कैपेबल है या नहीं। ठीक बेटा, उसी तरह से बिजनेस भी क्या करता है, बिजनेस जो क्या करता है, बिजनेस को भी लोन चाहिए होता है। तो जब बिजनेस अगर लोन लेने जाएगा तो बिजनेस को बैंक वाले कहेंगे भैया आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, हम आपका चेक करेंगे। क्या चेक करना है? आपका प्रॉफिट कितना है। पता लगे आपका प्रॉफिट ही 2-3 हजार रुपए होता है और आप बात कर रहे हैं क्या कहते हैं ईएमआई की 10-10 हजार रुपए की, या आपका प्रॉफिट ही होता है कुछ लाख रुपए और आप करोड़ों में लोन लेना चाहते हैं। बात समझदार, कंपैरिजन कर पा रहे हैं? तो ये वही सारी चीजें कि भैया आपके प्रॉफिट एंड लॉस से बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगाएगा, ठीक है।
तो वही बात लिखी है, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। तो बेटा ये हमारे क्या है, एडवांटेजेस हैं किसके, अकाउंटिंग के। बहुत ही आसान चीज चल रही है, ठीक है। ये हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक और कर लेते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही आसान है। और दूसरी चीज, यहां से क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ ले, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा जी अगला जो टॉपिक आपका बनता है यूजर्स ऑफ काउंटिंग। भैया कौन लोग यूज करता है अकाउंटिंग, कौन। मैं तो पहली क्लास से बोल बोल के थक गया कि भैया एक बिजनेसमैन मतलब ऑनर। अब यहां पर देखो वही बात लिखी हुई है। अब इसको हमने दो पार्ट के अंदर बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है बेटा दो पार्ट के अंदर। एक तो है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंपनी के या जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल मतलब जिनसे कंपनी बाहर से डील करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां देखो इंटरनल में देखा ऑनर, मैनेजमेंट, ये सारे, और एम्प्लॉय, ये सब कंपनी के अंदर ही होते हैं या बिजनेस के अंदर ही के लोग होते हैं। बोलो हाँ के ना, जी सर। उसके बाद एक्सटर्नल, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और पब्लिक। ये तो सर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल बता दिया, पर ये तो हमें बता दीजिए कि कैसे कौन किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं ऑनर की। किसकी, ऑनर की। अगर आपका बिजनेस होता तो आप क्या चाहते, मुझे बताइए आप क्या चाहते। सबसे पहले आप नो टू द प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो देखो बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, हर एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। तो सबसे पहले ओनर क्या जानना चाहता है बेटा, ओनर जानना चाहता है उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, ठीक है जी। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, भैया वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहता है कि भैया मेरी इस वक्त आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर मेरी एसेट ज्यादा है, एसेट का मतलब अभी मैं बता देता हूं कि आप कह सकते हो कि संपत्ति बिजनेस की, हिंदी में उसको बोलते हैं संपत्ति, और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। अगर आपकी एसेट ज्यादा है और आपके कर्ज कम है तो इसका मतलब आपकी पोजीशन अच्छी है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम है। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन। एक ओनर यही चाहता है कि भैया टाइम टू टाइम मुझे आप प्रॉफिट बता दो और मेरे बिजनेस की पोजीशन बता दो कि मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा अगला आता है एम्प्लॉय। जी हाँ, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय क्या चाहेगा मेरे को बताओ। आपके यहाँ एम्प्लॉय है, अगर आपके यहाँ आपका कोई बिजनेस है और आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय हो तो वो क्या चाहेगा, मेरे को सीधी सी बात बता दो। एम्प्लॉय चाहेगा सबसे पहले भैया हमारे को टाइम टू टाइम सैलरी दे दो, हमें टाइम टू टाइम। आप कहते हो सैलरी नहीं मिलेगी, वो क्यों नहीं मिली, देखो जी इतना लॉस हो गया, तो कहेंगे दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ लॉस हो गया। और उसके बाद वो चाहता है कि भैया क्या कुछ बोनस का चांस है। अगर कंपनी प्रॉफिट होगा कंपनी तभी तो कंपनी आपको बोनस देगी। तो भैया एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कह दो मतलब ऐसे झूठ मूठ को कह दो कि साहब कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है, तो एम्प्लॉय कहेगा सर क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। या अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो, अब ऐसी कंपनी के यहाँ जॉब नहीं करोगे, ऐसे बिजनेस के अंदर जॉब नहीं करोगे जहां पर ऑलरेडी वो लॉस मेकिंग कंपनी हो। भैया कंपनी लॉस दे रही है, कहाँ सैलरी पे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, टाइम टू टाइम बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और क्या कहते हैं इंसेंटिव्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये एम्प्लॉय हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो देखते हैं कि भैया सैलरी टाइम से मिल जाए, बोनस टाइम से मिल जाए, इंसेंटिव क्या बनने के चांसेस हैं या नहीं है, और तो और क्या कंपनी पीएफ काटेगी या पीएफ का पैसा मिलेगा। तो बेटा वही सारी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीज है। तो यहां पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय, ठीक है जी। एम्प्लॉय में यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं एक बार लिख देता हूं सर किसके बारे में, सैलरी के बारे में, सर बोनस के बारे में, सर पीएफ के बारे में, सर कुछ इंसेंटिव हैं तो उसके बारे में, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें। उसके बाद यहां पर दे रखा है मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है भैया, डे टू डे डिसीजन लेने के लिए और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए। सर जैसे कि एग्जांपल देके बताओ ना, अगर कंपनी को या बिजनेस को कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो भैया पहले तो देखेगा ना, प्लानिंग करेगा ना कि इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, बोलो हाँ के ना। तो ठीक उसी तरह से, और वही प्राइस कंट्रोल, मैनेजमेंट क्या करेगा, प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल कैसे करेगा, ये हमने एडवांटेज में भी देखा था, याद करो। प्राइस कंट्रोल का मतलब वही चीज है कि मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस ना तो कम करना है
कहीं मेरे को लॉस ना हो जाए, और ज्यादा भी नहीं रख सकता कहीं मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे निकल जाए, क्योंकि ज्यादा अगर मैं प्राइस रखूंगा, अब जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर पेप्सी और कोक, दोनों का प्राइस लगभग सेम ही होगा, पेप्सी ले लो, कोक ले लो या फिर लिम्का ले लो। अब वो पेप्सी और कोक वाले अपना प्राइस घटा भी नहीं सकते, क्योंकि घटा देंगे तो उनको लॉस होना शुरू हो जाए, और बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि अल्टरनेटेड गुड्स का यूज ना हो जाए। ठीक है जी, तो वही सारी चीजें प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट करता है। और यहां पर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है बेटा जी? इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है जी, न्यू प्रोजेक्ट की आप क्या कर सकते हो? प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसके एडवांटेज देखोगे, भैया इसके क्या फायदे हैं, इस प्रोडक्ट के क्या नुकसान है, क्या इसमें मुझे पैसा लगाना चाहिए। अगर आपके बिजनेस की पोजीशन साउंड है, साउंड मतलब अच्छी है, तभी तो आप अदर प्रोडक्ट पर जाओगे, अदरवाइज उसको आप सोचोगे भी नहीं। तो ये जो प्लानिंग है सारी कौन करता है बेटा? मैनेजमेंट करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पिक्चर्स भी दे रखी है, आप पिक्चर्स में देख के ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ जी बताओ कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद बेटा अगला आता है इन्वेस्टर। अगला कौन आता है बेटा जी? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है बताओ एक बार जरा? इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टर क्या चाहेगा? आपके फाइनेंशियल पोजीशन देख के, भैया इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लूं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है या नहीं, क्या मुझे ग्रोथ मिलेगी, जो मैंने पैसा आपके बिजनेस के अंदर लगाया क्या मुझे ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं? बोलो हाँ के ना। अगर ग्रोथ के चांसेस है तो वो पैसा जाहिर सी बात है लगाया, उसको पता है कंपनी डूबने वाली है और मेरा पैसा भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, या मेरे को इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वही चीज है। और सेफ्टी ऑफ मनी, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इन्वेस्टर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर पैसा लगाएगा, वो देखेगा कि भैया पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, कहीं आप लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं हो, कहीं आप मेरा पैसा डुबा तो नहीं दोगे। तो ये सारा इन्वेस्टर क्या करेगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा चेक करेगा। ठीक है जी, बहुत ही इजी चीजें हैं। अब उसके बाद आती है क्रेडिटर की। सर क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर कौन होता है? देखो ये वैसे तो मैं आपको बताऊंगा सेकंड चैप्टर में, लेकिन यहां पर क्योंकि रेफरेंस आ गया है तो मैं आपको बता दूं क्रेडिटर होता कौन है। यहां पर बेटा क्रेडिटर का मतलब है जिससे हम सामान खरीदते हैं, मतलब गुड्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, किस पर? क्रेडिट पर। अब कोई हमें सामान उधार क्यों देगा? देखिए बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा बहुत चलता रहता है, उधार या क्रेडिटनेस चलती रहती है कि कब कैसे करना है, 1 महीने का है 2 महीने का है। तो क्रेडिटर कहता है कि भैया अगर मान लो आप अगर नए नए बिजनेसमैन हो और आप रॉ मटेरियल खरीदते हो आपके, तो भाई मैं 2 महीने पैसा दूंगा, तो वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, भैया क्या इसकी पोजीशन है 2 महीने में पैसा देने की, कहीं पता लगे मेरा पैसा भी डूब जाए। तो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करेगा, जो आपको गुड सप्लाई करेगा, वो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चेक करेगा किसकी? बिजनेस की, टू पे द डेब्ट ऑन टाइम, मतलब टाइम पर पैसा मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उस चीज के बारे में। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्रेडिटर का मतलब ये है जिससे हम क्रेडिट पर सामान या गुड्स खरीदते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो आपको यही चेक करेगा कि भैया पैसा टाइम टू टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट भी आपके इसमें इंटरेस्टेड है। कौन है इंटरेस्टेड? गवर्नमेंट। तो देखिए अगला जो है आपका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है बेटा अगला, ये लीजिए गवर्नमेंट सर कैसे इंटरेस्टेड है? देखिए शुरू से ही बात करते हुए आ रहे हैं, गवर्नमेंट हर जगह हर किसी को प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो सब आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे सारे लोग खड़े होंगे। प्रॉफिट नहीं है तो सब एक एक करके चले जाएंगे। चलिए कम टू द पॉइंट, ये है बेटा हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करना चाहता है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेसमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस, मतलब अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट कहती है हमें भी दिखाओ भाई इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, हमें क्या पता। आप कहोगे साहब, अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगे तो आप तो कहोगे साहब कहाँ कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है दिखाओ हमें, हम पहले देखेंगे, चेक करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम देखेंगे कि हाँ वाकई में ही लॉस है या नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इसीलिए इंटरेस्टेड है कि भैया हमारी जो टैक्सेस हैं क्या वो हमें मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो उसी तरीके से ये बेटा हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसमें 1 या 2 पॉइंट और रह गए होंगे, वो भी हम देख लेते हैं।
तो सर इतनी रामायण तो आपने पढ़ा दी, अब इसका कुछ याद करने का भी कुछ तरीका भी हमें बता दीजिए। और यहां पर एक है बैंक, ठीक है जी, बैंक है, बैंक की पिक्चर्स आपको यहां दे रखी है। बैंक, जैसे कि बैंक किसमें इंटरेस्टेड होगा, बैंक अपना इंटरेस्टेड होगा इंटरेस्ट के अंदर, कि भैया अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आप टाइम पर इंटरेस्ट पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वही ईएमआई वाला एग्जांपल, ठीक है जी। तो ये भी बहुत इजी सा है। उसके बाद बेटा जी हम बात करते हैं, सर इसको याद करने की, ये तो आपने हमें बता दिया, ठीक है। तो इसको याद करने का मतलब है एम गोले, मतलब अगर एग्जाम में आ गया यूजर्स ऑफ काउंटिंग, तो आपने एम गोले को याद करना। सर एम मतलब मैनेजमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट, ओ मतलब ऑनर, एल मतलब लैंडर, लैंडर मतलब इन्वेस्टर, ई मतलब इंप्लॉय। आई थिंक 5 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ठीक है। अगर नंबर आए 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप इसमें 5 पॉइंट लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेटा जी मैं अब आपको लेके चल रहा हूं आगे, क्योंकि आज ये चैप्टर बेटा हमारा खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का पूरा, ठीक है जी। फिर हम एक बार रीकैप कर लेंगे इसको। तो बेटा जी अब जो हमारा रह गया, अब जो हमारा टॉपिक जो रह गया है, हमने बुक कीपिंग देख लिया, प्रोसेस देख लिया, ठीक है, एडवांटेज भी देख लिया, ऑब्जेक्ट भी देख लिया। तो सर रह क्या गया, एक हमारा और टॉपिक है जो है आपका ब्रांच ऑफ काउंटिंग, ठीक है। ब्रांच और लिमिटेशन ये भी देखेंगे, लिमिटेशन मतलब कमियां। पहले बात कर लेते हैं ब्रांच की। यहां पे बेटा जी लिखा हुआ ब्रांच ऑफ काउंटिंग। ब्रांच ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रांच मतलब अकाउंटिंग की सब फील्ड, अकाउंटिंग के ही छोटे भाई बहन, छोटे नहीं कहूंगा बड़े कहूंगा, क्योंकि सबसे छोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है इसमें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो उसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगा, मतलब वही सारी बातें रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना, समराइज करना, रिजल्ट करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे कॉस्ट इवेल्युएट की जाती है। सर एक एग्जांपल देके बताओ ना, जैसे कि मान लो मुझे कोई नया मोबाइल बनाना है या नई कार लॉन्च करनी है, कार बनानी, तो उस कार को बनने में मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी और कितने ओवरहेड्स लगेंगे। अभी आप ओवरहेड्स को छोड़ दो, मटेरियल का मतलब जो भी उसमें क्या कहते हैं डेंट पेंट का जो भी होता है, सीट्स वगैरह जो भी उसमें रॉ मटेरियल, जो भी उसमें कंपोनेंट है, जो भी उसमें पार्ट है, और उसको बनाने वाले इंजीनियर वो कुछ तो लेंगे ना, तो उसको हम बोल देते हैं टेक्निकली लेबर। तो मटेरियल लेबर इनको हम जोड़ लेते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। अब ये कॉस्ट आती कैसे, निकलती कैसे, तो ये हम डिस्कस करते हैं किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। बहुत सारे मेथड होते हैं कॉस्ट निकालने के, जैसे एक दो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मेट्रो की कॉस्ट निकालनी है, भाई मेट्रो में कि मेट्रो की कॉस्ट निकाली, जब मेट्रो आई थी तो उसका फेयर कितना रखा जाए, तो ये कॉस्ट एक टेक्निक होती है, वहां पर हम डिस्कस करते हैं कहां पर, कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक उसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट की मान लो मुझे कार का कॉस्ट प्राइस डिसाइड कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस डिसाइड होगा तभी तो मैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ पाऊंगा। तो कॉस्ट देखना है कितना, तो वो कहां पर कैलकुलेट होती है, सारा का सारा वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी अकाउंटिंग है जहां पर हमारे को मेथड्स मिलते हैं क्या, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो यहां पर वही बात लिखी है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट की या कहें बात या सर्विसेज की कहें, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब आपको मैं कह सकता हूं ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में, जैसे कि जनरेटिंग अकाउंटिंग रिलेटिंग टू द फंड, भैया फंड कहां से लेके आऊं, किन किन से मांगू, फंड कहां से अरेंज करूं। तो यहां पर कहां होता है, कॉस्ट कितनी रखनी है मुझे अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रॉफिट कितना रखना है, तो ये सारी चीजें कहां डिस्कस होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो इसके साथ ही बेटा ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम और एक टॉपिक बढ़ते हैं आगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि सर वैसे तो इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल थोड़ा सा फर्क है, तो वही फर्क हम देख लेते हैं कि क्या फर्क है। सर थोड़ा सा हमारा फर्क है, ये डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का तो मैं आपको पता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, बस खत्म।
उसके बाद उसके आगे का पार्ट, मतलब कि अगर मैं बात करूं एनालिसिस का पार्ट, ठीक है, या समराइज का पार्ट, तो वो किस में आता है? अकाउंटिंग में। लेकिन अगर मैं बुक कीपिंग को जोड़ दूं और अकाउंटिंग को भी जोड़ दूं, यानी पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ले लूं और प्लस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा दूं, मतलब कुछ प्रिंसिपल भी हैं जी, अकाउंटिंग करने के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ बेसिक स्टोन्स हैं, क्योंकि उनके बिना तो बेटा अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझना, कुछ भी करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो अकाउंटिंग करने के भी कुछ रूल्स हैं, वो सर कहाँ देंगे? चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे क्या क्या रूल्स है। तो अभी के लिए इतना समझ लो, अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है? बुक कीपिंग ले ली, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग ले ली, अकाउंटिंग के बाद उसमें प्रिंसिपल जोड़ दिए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया, तो उसको क्या बन जाएगा? हमारा अकाउंटेंसी। तो देखो बुक कीपिंग छोटा सा पार्ट, अगर मैं और अगर उसको एक बॉक्स और बना दूं, ये मैंने बेटा बॉक्स बना दिया इधर, तो आप ये समझ लो अकाउंटिंग आप कर, बुक कीपिंग आप कर चुके हो, क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग और एनालिसिस का पार्ट कहाँ चला था? अकाउंटिंग में। और उसका अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं किसके साथ, और प्लस में प्रिंसिपल भी जोड़ दूं, तो मेरा क्या हो जाता है? मेरा हो जाता है अकाउंटेंसी, ठीक है जी। बुक कीपिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ठीक है। लेकिन समराइजिंग और एनालिसिस का पार्ट किस में चला जाता है? अकाउंटिंग में। लेकिन अगर मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जोड़ दूं और साथ में तीसरी चीज प्रिंसिपल भी लगा दूं, सर इनके भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं क्या? जी बेटा, इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक स्टोन होते हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग पूरी मैं कहूंगा कि टिकी हुई है पूरी, जिस पर अकाउंटिंग, जिसके बिना तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है बेटा अकाउंटिंग। तो देखो यहां पर ये मैंने दे भी रखा है, ये अकाउंटेंसी इज इक्वल टू बुक कीपिंग अकाउंटिंग विद प्रिंसिपल। बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो बेटा बुक कीपिंग है, अगर ये और मैं अगर ये कर दूं तो बेटा ये मेरी अकाउंटिंग बन जाएगी, और अगर मैं और कर दूं इलेबोरेट तो ये क्या बन जाएगी? ये मेरी बन जाएगी अकाउंटेंसी, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी सा है, एक बार समझ लो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी वही चलती रहेगी, ठीक है जी। तो बेटा हम आगे अपना टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा इसमें है, सर अगला टॉपिक कौन सा है? तो बेटा देखते हैं, अगला टॉपिक है इसमें लिमिटेशंस, ठीक है जी। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है सर? लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। देखिए अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ कमियां होती है ना, हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होता है, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी कुछ कमियां हैं। सब वो कमियां क्या क्या हैं, तो वो कमियां देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर आपके पास, आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां से करते हो? सबसे पहले मुझे बताओ, नहीं सबसे पहले पहली स्टेज आज होने दो डिस्कशन। सबसे पहली एंट्री क्या होती है जब आप रिकॉर्डिंग करते हो? ट्रांजैक्शन होती है, तो रिकॉर्डिंग किससे करोगे? रिकॉर्डिंग आप करते हो सोर्स डॉक्यूमेंट से। अभी हम आगे देखेंगे, हमारा चैप्टर भी आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो अभी के लिए बताता हूँ, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है मतलब एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब एक एविडेंस होता है। जैसे कि आपने कुछ शॉप से सामान परचेज किया, तो उसका कोई ना कोई इनवॉइस तो होगा ना, तो वो इनवॉइस ही क्या है? आपका एविडेंस है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। तो कह रहा अगर आप उसी इनवॉइस को ही अगर आप मैनिपुलेट कर दोगे, मतलब उसी में ही गड़बड़ कर दोगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो वही बात यहाँ लिखी है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन आपकी सही नहीं है तो। फिर उसके बाद कहता है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग जो है आपको नहीं बताती कि आपकी रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब एसेट को फिर से अगर हम बेचने जाएं, आज की डेट में सेल करने जाएं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और वो बुक्स में 10 लाख की ही चलती हुई आ रही है, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू में अकाउंटिंग जी आप बता दो, अकाउंटिंग जी बता दो, अकाउंटिंग जी बता दो। अकाउंटिंग जी बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि बोलता है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, उसका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तब जाके हमें उसकी वैल्यूएशन पता चले। यानी अकाउंटिंग चीजें कहें कि अकाउंटिंग जी बता दो, आप बता दो रिलाइजेबल वैल्यू, तो आपको नहीं पता लगेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि मैं कहूंगा लिमिटेशन। उसके बाद कहता है अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। सर क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब मैं आपको बताऊं, मान लो मेरी कंपनी में 2 एम्प्लॉई हैं, एक तो बेटा बहुत ही ज्यादा लेजी है, आलसी है, काम ही नहीं करता, नालायक, वो भी उतनी ही सैलरी लेता है, और एक है बहुत इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा सेल करता है।
यानी अगर मैं सेल्स मैनेजर की बात करूं दोनों एम्प्लॉय में, तो एक तो भैया काम ही नहीं करता लेकिन सैलरी दोनों इक्वल ले रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव, जो लेजी है और जो बहुत ज्यादा मतलब सेल करता है, तो इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो भैया सीधे आपने जितनी सैलरी दी उतनी सैलरी आप रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो क्वालिटेटिव एलिमेंट भी क्या करता है, अकाउंटिंग नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, ये इसका लिमिटेशन है, इसके साथ डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल ऑफ चेंजेस। अब मान लो कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा, कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा, आपने जिस वैल्यू पर खरीदा अगले साल उसकी वैल्यू कुछ और होगी, तो कितना चेंज हो गया ये आपको अकाउंटिंग नहीं बता पाएगी। मतलब प्राइस लेवल चेंज, हाँ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया पिछले साल इतना था अब इतना हो गया, लेकिन आप यहाँ पर प्राइस लेवल में कितना परसेंटेज चेंज आया या कितना एक्चुअल में चेंज आया वो आपको अकाउंटिंग नहीं बता सकती। तो ये भी अकाउंटिंग का बेटा बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद एक है विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग में लीड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कोई भी कंपनी में अगर फ्रॉड करना हो तो विंडो ड्रेसिंग मतलब झूठा प्रदर्शन। सर ये तो आप हिंदी में बता रहे हैं, आप कोई एग्जांपल देके मैं बताइए। झूठा प्रदर्शन का मतलब बेटा ये तो वही बात हो गई, नए पैकेट में पुरानी चीज। एक गाना भी था ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, नए नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। यानी कि पैकेट के अंदर तो गड़बड़ है, मतलब मटेरियल बेकार है और पैकिंग बहुत अच्छी कर दी। प्रोडक्ट बेकार है लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी कर दी। ऐसा आप देख सकते हैं दिवाली पर। दिवाली पर बेटा कुछ गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है, पैकिंग बाहर से बहुत अच्छी होती है लेकिन अंदर का जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है झूठा प्रदर्शन, मतलब कि आपने बोकस प्रॉफिट दिखाए हुए, मतलब कि झूठे प्रॉफिट दिखाए हुए। साहब आपकी सेल है 1 लाख रुपए की लेकिन आपने जबरदस्ती 10 लाख रुपए की सेल दिखा रखी है, क्यों? जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग है या नहीं है? तो भैया अकाउंटिंग तो मेन बेसिकली रिकॉर्डिंग का पार्ट है। विंडो ड्रेसिंग, आप यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही है कि बोकस, मतलब कि अकाउंटिंग से आप विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यानी कि आपने एक एसेट खरीदी मान लो 20 लाख रुपए की, ठीक है। मान लो अगर मैं BMW की बात करता हूँ, आपने एक BMW खरीद ली 2 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो यार 20 लाख की BMW खरीदी है मैंने, उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 20 लाख है, लेकिन आपने कितना अमाउंट पे किया उसका 2 लाख। आपने खरीदी सेकेंड हैंड है लेकिन आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो वो क्या है, विंडो ड्रेसिंग। मतलब आप 18 लाख रुपए झूठी एसेट दिखा रहे हैं, मतलब आप गलत चीज दिखा रहे हैं, बोकस दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे, लोगों को रखेगा यार इस कंपनी में तो बहुत सारा प्रॉफिट है, ठीक है, और एक्चुअल में उतना है नहीं। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही है, अकाउंटिंग इग्नोर करता है किसको, विंडो ड्रेसिंग को। मतलब विंडो ड्रेसिंग का डर हमेशा इसमें रहता है कि अगर आप चाहें तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारी लिमिटेशंस हैं। ऑल टॉपिक हमने कवर कर लिए, ठीक है, पूरा का पूरा हमने बेटा चैप्टर कर लिया है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। सर आप ये करा कहाँ से रहे? मैं ये बेटा इसकी PDF फाइल आपको लिंक कर दूंगा, मतलब शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके भी, या तो आप खुद अपने हाथ से अगर नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर सर हाथ से नहीं बनाने, आप कुछ लेजी टाइप के, तो बेटा लेजीनेस छोड़िए, अगर अपने हाथ से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप इसको लिंक से डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग का पार्ट आप खुद से ही करें, ठीक है। क्योंकि मूवी जो है कहते हैं सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ठीक बेटा उसी तरह से एग्जाम में भी मार्क्स लाने के कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके भी 3 तरीके हैं सर। क्या? रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, ठीक है बेटा। इसी के साथ ये वीडियो में खत्म करता हूं। थैंक यू।